हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, यानी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुई हैं दिन भर में, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये मैंने पूरा उठाया है न्यूज़पेपर, जिसकी सबसे पहली न्यूज़ है कि सरकार ने पवन हंस की बिक्री प्रक्रिया को फ़िलहाल रोक दिया है। पहली न्यूज़ ये है। दूसरी न्यूज़ ये है कि रामगढ़ विषधारी 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हो गया है। तीसरी न्यूज़ है कि नए लोकपाल प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद अदालत ने उस स्थल को सील कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ खास खबरें हैं वो ये हैं कि भारतीय जनगणना को लेकर जल्दी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसको नीतीश कुमार ने कहा है। वेंकैया ने सिक्किम स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दिया है, अर्थात सिक्किम स्थापना दिवस की भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास आपकी, और इस सीरीज़ का नाम है द आर्टिकल डिस्कशन। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि सरकार ने पवन हंस की बिक्री की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दिया है। तो केंद्र सरकार ने पवन हंस की बिक्री की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। इस सरकारी हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी के लिए निर्णायक बोली लगाने वाले कंसोर्टियम में शामिल अल्मस ग्लोबल के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के आदेश को देखते हुए प्रक्रिया रोकी गई है। सरकार NCLT के आदेश की कानूनी रूप से समीक्षा कर रही है, और एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। खबर है कि पिछले महीने पवन हंस की निविदा प्रक्रिया के बेंसर्स में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 211.14 करोड़ रुपए की निर्णायक बोली लगाई थी। बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपए था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि रामगढ़ विषधारी 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हो गया है। तो भारत में इस समय 51 बाघ अभ्यारण्य है, जिसमें से 52वां बनाया गया है, जिसका नाम है रामगढ़। तो रामगढ़ स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ने यह जानकारी दी है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद राजस्थान में यह चौथा बाघ अभ्यारण्य है, अर्थात राजस्थान में अब बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई है? 4। मंत्री ने यह भी ट्वीट करके कहा है कि रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य को आज अधिसूचित करते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। भारत का ये 52वां अभ्यारण्य जैव विविधता का संरक्षण करेगा, और इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन एवं विकास के लिए ये जाना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि रामगढ़ विषधारी को देश के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। नए लोकपाल प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो केंद्र ने लोकपाल के नए प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि वर्तमान में जो लोकपाल प्रमुख हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष यानी कि PC घोष, इनका कार्यकाल जो है ये मई मंथ के लास्ट में समाप्त हो रहा है। तो लोकपाल की अगर बात करें तो लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, और इसमें 8 सदस्य, 4 न्यायिक और बाकी गैर न्यायिक हो सकते हैं। इस समय जो लोकपाल है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 6, और न्यायिक सदस्य के 2 पद 2 साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं। लोकपाल अधिनियम की अगर बात करें तो ये 2013 में पारित किया गया था। कानून में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में एक लोकपाल और राज्य में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान होता है। अर्थात केंद्र में जो भ्रष्टाचार के मामले देखता है उसे हम लोकपाल कहते हैं, और राज्य में जो होता है उसे हम लोकायुक्त कहते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल के प्रमुख के तौर पर 23 मार्च 2019 को शपथ दिलाई थी, और न्यायमूर्ति घोष जो हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 27 मई को पूरा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति की, तो इनकी जो नियुक्ति होती है ये होती है 5 वर्ष के लिए, 5 साल के लिए होती है, 70 साल के लिए होती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इनमें से जो चीज़ पहले पूरी हो जाती है वो हो जाता है। अगर वो 5 साल से पहले पूरा हो जाता है तो उसकी नियुक्ति पूरी हो जाती है, या वो 70 साल का हो जाता है तो उसकी जो उसका कार्यकाल होता है वो पूरा हो जाता है। न्यायमूर्ति हैं दिलीप बी भोसले। इन्होंने जनवरी 2020 में निजी कारणों से लोकपाल सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। उन्हें इससे 9 महीने पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा एक अन्य लोकपाल सदस्य, जिनका नाम था न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, को 2 मई 2020 को यहाँ एम्स ट्रॉमा सेंटर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत के नए न्यायपाल की जो नए लोकायुक्त हैं या नए जो लोकपाल हैं, उनकी नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा लोकपाल के जो प्रमुख, उनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। यानी एक समिति का गठन किया जाता है, और उस समिति के प्रमुख के रूप में जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं PM।
इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित जो होते हैं वो विधिवेत्ता होते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ बड़ी सुर्खियों में है, जो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद उस अदालत ने उस स्थल को सील कर दिया है। तो आज आपने देखा होगा पूरा दिन एक कंट्रोवर्सी चली है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक प्रकार का फौहारा है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है। तो पूरी तरीके से जो ये मैटर है इसको जो है माननीय न्यायालय के अधीन रख दिया गया है और फिलहाल उस एरिया में जो है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये इसको देख रही है। इसके अलावा और की जो न्यूज़ हैं इसमें हम देख सकते हैं कि सर्वे के खिलाफ दायर अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और इसमें जो चीज़ें हैं इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सर्वे का आदेश क्या है, केस दायर करने वाले पक्ष की क्या दलीलें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आज की न्यूज़ है वो ये है कि वेंकैया ने सिक्किम स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ दी हैं। तो भारत में एक राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है जिसको हम कहते हैं सिक्किम। तो जो सिक्किम राष्ट्र है, जो सिक्किम राज्य है, इसकी स्थापना दिवस है और इसकी स्थापना दिवस की जो शुभकामनाएं हैं वो देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने दिया है। सिक्किम की अगर बात करें तो 15 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। लेकिन लिखा भी है कि इन a special referendum held in 1975, more than 97% of the electorate voted for the merger of the Sikkim with India, and Sikkim became the 22nd state of the India on the May 16, 1975. तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में घोषित किया गया था। तो आप सिक्किम को देख सकते हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैप है और इस नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिक्किम में ये सिक्किम स्टेट है, आप जो देख पा रहे हैं ये वाला सिक्किम है और ये जो इसके नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं ये असम है और इसके नीचे है मेघालय, इसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, इसके नीचे है त्रिपुरा और इसके बाद में है मिजोरम। तो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। इसके अलावा जो आज की खास न्यूज़ है वो ये है कि विदेश में गेहूं जो है इसकी रिकॉर्ड तोड़ इसकी जो है महंगाई बढ़ गई है। तो भारत के निर्यात पर रोक लगाने के बाद दुनिया भर में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ गई हैं और यूरोपीय बाज़ार खुलते ही वहां पर जो गेहूं है वो $453 यानी कि 35,282 रुपये टन बिका है। गेहूं के बड़े निर्यातकों में रूस और यूक्रेन में जंग के बाद से गेहूं लगभग 60% तक महंगा हुआ है। जब भारत से निर्यात बढ़ा तो यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा टीबी मरीजों को पोषण देने इलाज के लिए कार्यक्रम चलाएगी सरकार। भारत से टीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार एक योजना का प्लान कर रही है और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि टीबी को 2025 तक ख़त्म कर दिया जाए। तो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके तहत लोग और संस्थान ब्लॉक, वार्ड या किसी मरीज को गोद ले सकेंगे और टीबी मरीजों को पोषण, इलाज तथा व्यावसायिक सहयोग भी मुहैया करा सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी जिलों तथा प्रखंडों में अभियान स्तर पर टीबी मरीजों को सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम शुरू करने की सभी तैयारियों का अनुरोध किया है। तो इस परियोजना के तहत एक व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, लोग, संस्थान हैं, चाहे इसमें निजी हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं, तो ये लोग कम से कम एक कोई स्वास्थ्य केंद्र होगा उसको गोद ले सकेंगे और वहाँ पर आने वाले जो टीबी के मरीज होंगे उनके बारे में देखभाल करा सकेंगे और इसके अलावा उनको कुछ सहयोग भी अपना मुहैया कराएंगे। इसके अलावा नागालैंड में नागरिकों की हत्या मामले की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। भारतीय मूल की स्वाति ढींगरा बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में शामिल हो गई हैं। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भारतीय मूल की रहने वाली हैं स्वाति ढींगरा और इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में यानी कि मॉनेटरी कमेटी में इनको शामिल कर दिया गया है और वह इस पद पर नामित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। तो जो ढींगरा जी हैं ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा अभी देश के प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गए थे और वहां पर जाकर के इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा पर 5000 बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित किया था। तो भारत नेपाल का जो संबंध है वो हिमालय जैसा अटल है। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये यात्रा इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और नेपाल यात्रा पर 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा जो आज की न्यूज़ है वो ये है
कि हसन शेख महमूद जो हैं ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो सोमालिया एक कंट्री है और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है शेख महमूद। तो इन्होंने जो है फिर से एक चुनाव जीत लिया है। और इसके पहले महमूद इससे पहले 2012 से 2017 के बीच सोमालिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर हम सोमालिया की बात करें तो सोमालिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीका का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं जिसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है इसमें एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया। तो सोमालिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सोमालिया का ये वाला, तो सोमालिया की खाड़ी बड़ी ही फेमस है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सोमालिया की खाड़ी। और यहाँ पर एक स्थित है जिसको हम कहते हैं अल मंजेव की खाड़ी, वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा 23 सूखाग्रस्त देशों में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया के 23 ऐसे देश हैं जो सूखेग्रस्त है और पाकिस्तान इनमें से एक है। तो ये कंट्री भी आपको ध्यान रखना है। आतंकवाद पर दिल्ली में बैठक हुई है और इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। तो ये सम्मेलन जो है वो 19 मई तक चलेगा और इस सम्मेलन में एससीओ के सभी 9 देश रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बात कर लेते हैं कि एसएसओ क्या होता है। एससीओ तो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक एवं सुरक्षा समूह है जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। और इसके कंट्री मेंबर्स की अगर बात करें तो इसके कंट्री मेंबर्स में रशिया है, भारत है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान शामिल है। उसका दफ्तर जो है वो कहाँ पर है, ताशकंद में है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर जमैका पहुंच गए हैं। तो एक कंट्री है जिसका नाम है जमैका, तो कैरिबियन कंट्री है जमैका। और किसी भी राष्ट्रपति की यानी भारत के किसी राष्ट्रपति की कैरिबियन कंट्री में जाना ये ऐसा पहली बार है कि राष्ट्रपति अपने देश में पहुँचे। और ये जमैका की राजधानी है जिसका नाम है किंगस्टन। आपको ध्यान रखना है जमैका की कैपिटल जिसका नाम क्या है, किंगस्टन। यहाँ पर ये पहुँचे हैं। तो ये एक प्रकार का कैरिबियन कंट्री है यानी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है। इसके अलावा श्रीलंका की जो एयरलाइंस है इसका निजीकरण होगा। तो काफ़ी आर्थिक संकट वहाँ पे चल रहे हैं और इन्हीं संकटों के चलते वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया था और इसके बाद में नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने जिनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे। तो इन्होंने वहाँ पे नई कमान संभाली और अब ये सुनने को मिल रहा है कि श्रीलंकन एयरलाइंस का जो है वो निजीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा SJVN नेपाल में जो है वो बिजली परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। PM बोले 2 महीने 7 दिन देश में सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल। तो इन्होंने कहा है यानी भारत में भी पेट्रोल के संकट जो है नहीं, श्रीलंका में भी पेट्रोल के संकट जो है देखने को मिल रहे हैं। और उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर देश में केवल 1 दिन का ही पेट्रोल शेष बचा हुआ है। नाटो की सदस्यता के लिए फिनलैंड और स्वीडन के बीच संसद के बीच में वार्ता हो गई है। इसके अलावा जो और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम देख सकते हैं कि सना से 6 साल बाद पहली वाणिज्यिक उड़ान उड़ाई गई है। और इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने यरूशलेम केबल कार योजना को हरी झंडी दिखा दी है। तो इतनी सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसके अलावा भी देख लेते हैं अगस्त तक रेपो रेट जो है वो 0.7% तक बढ़ जाएगी। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेजिंग ऑपरेशन रेट। तो जब भी कोई बैंक RBI से पैसा उधार लेती है फॉर 90 डेज़ के लिए, तो RBI इस पर जो इंटरेस्ट लगाती है उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। इसके अलावा कुछ न्यूज़ और भी हैं, देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कौर ने जूनियर निशानेबाजी में विश्व कप स्वर्ण पदक जीत लिया है। थॉमस कप विजेता सात्विक चिराग थाईलैंड ओटन से हटाए गए हैं, मतलब ये खुद से हट गए हैं। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच में परमाणु सहयोग जो है समझौता हुआ है। तो इतनी सारी न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट की जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।